गाइस वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। हम पीटी 365 इन्वायरमेंट की कर रहे थे। पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ थी उनको कवर किया था। आज पार्ट 2 है, जिसमें हम पोल्यूशन से रिलेटेड सारे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो पोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे एयर को। ओके, तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज न्यू टारगेट्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके लिए नए टारगेट्स आए हैं। वही न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो न्यूज़ में ये इसीलिए है क्योंकि जो सेंटर है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने न्यू टारगेट सेट किया है। किसके अंडर? नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम के अंडर। क्या टारगेट है कि हमें जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 40% अब कम करना है 2026 तक। पहले ये जो था टारगेट वो ये था कि हमें 20 to 30% रिडक्शन करनी है पार्टिकुलेट मैटर में 2024 तक, लेकिन अब हमने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। 2026 तक अब हमें 40% रिडक्शन करना है अपने जो पर्टिकुलर मैटर है उसमें। ओके, तो अब ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जिसमें हमने ये टारगेट्स जो है वो सेट किए हैं, तो आखिर ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या, इसको भी जान लेते हैं। तो ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। क्यों? जिससे कि हम जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के लिए मिटिगेशन कर सके, मिटिगेशन एक्शंस ले सके, इसको कम कर सकें। एयर पोल्यूशन को कम किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ये जो प्रोग्राम है ये 2019 में लॉन्च हुआ। ओके, इनिशियली क्या था? इनिशियली हमारे टारगेट था कि 2024 तक हमको क्या करना है, जो PM10 एंड PM2.5 है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन दिल्ली में तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हमें रिड्यूस करना था 20 to 30%, राइट। लेकिन अब ये चेंज किया गया है, हमने भी देखा, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, ये प्रोग्राम जो है इसके फीचर्स क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स को प्रिपेयर करता है, क्योंकि हमें पता ही है किसी सिटी में ज़्यादा पोल्यूशन मिल रहा है, कहीं पर कम एयर पोल्यूशन मिल रहा है, किसी का एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लीन है, किसी का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो चुका है, राइट। तो हमें क्या करना है कि हर एक सिटी को उसकी जो कंडीशन है, वहाँ पर कितना पोल्यूशन मिल रहा है, कितना PM2.5 है, कितना PM10 है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, एक सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत थी। और वही काम करता है हमारा ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ठीक है। क्या क्या करता है ये? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, और जो व्हीकल्स से या फिर इंडस्ट्रीज से जो एमिशन होता है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि ये पब्लिक अवेयरनेस भी इंक्रीज करता है। ओके, ये कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो बात अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की करें तो ये 132 सिटीज़ में अब तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जो है 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो अभी क्या कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हमारी जो स्टैटिक बुक्स हैं उसमें ये अवेलेबल है। शंकर IAS की जो इन्वायरमेंट की बुक है उसमें भी ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा, फिलहाल अगर हम बात करें कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उसको, उसमें जो टारगेट्स दे रखे हैं, जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं, तो 123 सिटीज़ ऐसी हैं जो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाई हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है इस प्रोग्राम के ही अंडर। 8 मिलियन प्लस सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने आइडेंटिफाई की कि इनको क्या हुआ है कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एक प्राण पोर्टल भी बनाया गया है जो कि एयर पोल्यूशन को नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में रेगुलेट करता है। अब देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है।
परफॉर्मेंस की बात करें, वही परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, हम तो देखते हैं कि कितना अच्छा हुआ है, क्या क्या अचीव किया है, किस किस चीज़ में हम पीछे रह गए, है ना। हमारा रिपोर्ट कार्ड भी तो पहले ऐसे ही होता था, जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमें पता चलता था अच्छा हमारे इसमें इतने मार्क्स आए हैं, इसमें हमने ये परफॉर्मेंस रही है, इसमें कम मार्क्स रह गए, है ना। तो ऐसे ही जो हमारे ये प्रोग्राम है, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ अचीवमेंट हैं तो कुछ फेलियर्स भी हैं। पहले अच्छी बात देखते हैं कि अचीवमेंट्स हमने क्या क्या किए हैं। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो PM10 कॉन्सेंट्रेशन है उसको 95 सिटीज़ में हमने रिड्यूस किया है, ठीक है। तो जो PM10 का कॉन्सेंट्रेशन 95 सिटीज़ में हम रिड्यूस कर पाए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हमारा है। PM10 कॉन्सेंट्रेशन अगर दिल्ली स्पेसिफिक बात करें तो वो भी हमने रिड्यूस किया है, तो ये हमारे अचीवमेंट है। लेकिन फेलियर्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली अभी भी मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है ग्लोबली, ठीक है। पिछले 4 सालों से अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों से लगातार दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी का खिताब जीते जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। आगे देखें तो जो 35 इंडियन सिटीज़ ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, जो 50 वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, जिसमें से 35 सिटीज़ इंडिया की ही हैं, तो काफ़ी बुरी बात है ये हमारे लिए, है ना। उसके बाद में 2021 की बात करें तो इंडिया में कोई भी सिटी ऐसी नहीं थी जो WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन को मीट कर पाए, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बुरी बात है, हमें इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलो उसके बाद में एक छोटी सी बात और भी जान लेते हैं, वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। आखिर ये क्या है, चलो देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। किसके अंडर, इसी प्रोग्राम के अंडर जो हम पढ़ रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर एक जो है सर्वेक्षण को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट ने, और उसका नाम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। 131 सिटीज़ को रैंक किया जाएगा कि इन्होंने अपने एक्शन प्लान्स कैसे इम्प्लीमेंट किए हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन को 40% तक 2026 तक हमको रिड्यूस करना है। तो ये रिड्यूस करने का जो हमने टारगेट अभी सेट किए हैं, तो उसमें 131 सिटीज़ को हम रैंक करेंगे, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या काम किया है कि ये टारगेट्स अचीव हो सकें। सिटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पॉल्यूशन के बेसिस पे, कि एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे में 3 से 10 लाख लोग रह रहे हैं, और तीसरे में 3 लाख से कम लोग रह रहे हैं। तो 3 कैटेगरी में हमने सिटीज़ को डिकैटेगराइज किया है। अब जो सर्वेक्षण सिटीज़ होंगी, अब सर्वेक्षण के लिए सिटीज़ को चाहिए कि वो एनुअल सेल्फ असेसमेंट करेंगे, जो भी फ्रेमवर्क प्राण ऑनलाइन पोर्टल में दिया है, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो सेल्फ असेसमेंट करेंगी, ठीक है। फिर रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपना जो है कोई भी काम किया है, रोड डस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से वो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, डिमोलिशन के वेस्ट कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, व्हीकल से निकलने वाला एमिशन और जो इंडस्ट्री से होने वाला पोल्यूशन, इन सब के लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको इसकी भी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बेस्ड है सेल्फ असेसमेंट में और थर्ड पार्टी असेसमेंट में। जो 3 आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ होंगी हर एक ग्रुप में से, जो 3 ग्रुप हमने अभी देखे थे, इनमें से जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ होंगी, इनको कैश अवार्ड भी मिलेगा। अब है हमारा जो सेकंड टॉपिक, दैट इज नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, चलो देखेंगे। अभी ये न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। जो भी आपके सल्फर ऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, उसके लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि भी टाइम लगता है ना, अब उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी प्रोसेसेस, वो सब उनको चेंज करनी पड़ सकती हैं, तो उसके लिए टाइम लगेगा। इसीलिए क्या किया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने इनको 2 साल का समय और दिया है। अब आखिर ये कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस से, ये देख भी लेते हैं। तो 2015 में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने इन्वायरमेंटल नॉर्म्स निकाले थे। किस किस के लिए निकाले थे,
पर्टिकुलेट मैटर के लिए, जो अभी हमने पिछले टॉपिक में भी जिसकी बात की थी, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए और मर्क्यूरी के लिए, और पानी का यूज़ किस तरीके से हो रहा है जो कोल वेस्ट पावर प्लांट्स हैं उसमें। तो जो कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे कि उनको किस तरीके से अपना जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको कम करना है, सल्फर डाइऑक्साइड का को कम करना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मर्करी वाटर इन सबको कैसे कम करना है और अच्छे से यूज़ करना है, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, इनिशियली क्या जो टाइम था वो क्या था, 2017, ठीक है। इनको ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इम्प्लीमेंट करने थे 2017 के लिए, लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 2022 कर दिया गया था, ठीक है। और अब जो है और भी बढ़ाया गया है, 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब जो डेडलाइन है वो तीनों कैटेगरी के लिए बढ़ा दी गई है। हमने अभी देखा 2 साल की बढ़ा दी गई है, लेकिन जो पीएम जो पर्टिकुलेट मैटर है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसके लिए जो टाइम है वो वही रहेगा 2022 तक, उसको नहीं बढ़ाया गया है। अब ये नॉर्म्स हैं, इनको जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं इनको कंप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि आपका क्या रहे, इनको कंट्रोल एमिशंस ऐसी ऐसी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, ऐसी मशीनरी लगानी है जिससे कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन हो सके, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये जो देखो, सुनो फिर से सुनो, सब गड़बड़ हो गई, फिर से सुनो क्या कहा गया है कि इनको क्या करना है कि जो इमिशंस हैं जो हमने बताया अभी, जो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, PM10 है, PM2.5 है, ये जो एमिशंस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये जो भी कंपनीज हैं, ये जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं, ये फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन की हेल्प ले सकते हैं, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ये नाम दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये उस एमिशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये कंप्लाई करना पड़ेगा। आखिर ये फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या होता है इसको समझो। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का एक सेट है जिससे क्या हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स जो हैं वहाँ पर क्या होता है, ये यूज़ की जा सकती है और एमिशंस को कम किया जा सकता है। आप देखते हैं ये जो नॉर्म्स है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जिसकी अभी बात हो रही है कि 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, तो आखिर ये नॉर्म्स कौन से हैं ये भी देख लो। तो 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी ए, जिसमें क्या है कि जो नेशनल कैपिटल रीजन NCR है या फिर ऐसी सिटीज़ जहाँ पर मिलियन प्लस पॉपुलेशन रहती है, तो उस सिटी के या फिर जो आपकी NCR है इसके 10 किलोमीटर की रेडियस में अगर ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना है कि 2022 तक SO2 जो है अपने सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा वाले जो भी आपके पोल्यूटेंट्स हैं उनको 2022 तक ख़त्म करना है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन है वो 2024 तक ख़त्म करना है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब बात करते हैं जो अपनी सेकंड कैटेगरी है, कैटेगरी बी। इसमें क्या है कि ऐसी जो पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं या फिर जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि जिन्होंने अभी तक जो भी आपकी स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया है, तो ऐसी सिटीज़ या फिर पॉल्यूटेड एरियाज़ के जो 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया रहेगा, 10 किलोमीटर की रेडियस का जो एरिया है वहाँ पर इनको क्या करना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा वाले जो भी एमिशंस हैं उसको 2023 तक ख़त्म करना है, और सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन इनको 2025 तक करना है ख़त्म। थर्ड कैटेगरी में वो प्लांट्स आते हैं जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं हैं, इनको क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा जो भी एमिशंस है उसको 2024 तक ख़त्म करना है, और सल्फर डाइऑक्साइड को 2026 तक ख़त्म करना है। अच्छा जी, अब हमें अगर देखना है तो ये हम देख सकते हैं कि जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऐसे पावर प्लांट्स जो कि कोल का यूज़ करते हैं, वो जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है अपनी जो भी एटमॉस्फेयर में उसमें हाफ तो यही कंट्रीब्यूट कर देते हैं, 50% इनका ही भागीदारी होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो 30% रिलीज़ करते हैं, और PM जो है पर्टिकुलर मैटर ये 20% रिलीज़ करते हैं। अब है अपना जो थर्ड टॉपिक है दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक कमीशन की बात यहाँ पर की गई है, क्यों न्यूज़ में है ये देखते हैं।
तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ये है कमीशन, जो एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कमीशन है, इसने बोल दिया है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जो सिटीज़ हैं वो अब कोल का यूज़ नहीं करेंगे 2023 जनवरी से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास की सिटीज़ अब कोल का यूज़ नहीं कर पाएंगे जनवरी से, 2023 के जनवरी से। ठीक है, अच्छा, और न्यूज़ क्या है, तो जो ये कमीशन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने डायरेक्शंस को इशू किया है कि जो इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक या फिर दूसरी भी एप्लीकेशंस है जहाँ पर कोल का यूज़ होता है, अब वहाँ पर यूज़ नहीं होगा, उस पर बैन लगाने की बात की गई है। उसके लिए इन्होंने डायरेक्शंस को इशू किया है। इन्होंने कहा है कि ऐसे पावर प्लांट्स, ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स जो कि लो सल्फर कोल का यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उन पर अभी बैन नहीं लगा है। ठीक है, अब ये जो बैन है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था 1 अक्टूबर 2022 से। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पाइप्ड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई है वहाँ पर ये 1 अक्टूबर 2022 से बैन लग चुका है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से ऐसे एरियाज़ में बैन लगेगा जहाँ पर अभी भी पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, अब बात करें कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी बात की जाए। तो अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसको किसी लॉ ने बनाया है। कौन से एक्ट ने बनाया है भाई, इसको एक्ट ने बनाया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। तो इस इतने लंबे से नाम के साथ में जो ये एक्ट है, इसके अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाया गया है। अच्छा जी, पहली बार 2020 में ये ऑर्डिनेंस के जरिए बनाई गई थी, उसके बाद में ये एक्ट से बनाई गई है। ठीक है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जिनके पास में कम से कम 15 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन के एरिया में। ठीक है, या फिर 25 साल का इनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर इनके जो ऑर्डर है, जो डायरेक्शंस हैं, अगर इसके अगेंस्ट में हमको कोई अपील करनी है तो हम कहाँ अपील करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में अगर अपील या फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई डायरेक्शन है जिसके अगेंस्ट में अपील करनी है तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT है वहाँ पर की जा सकती है अपील। ठीक है, अब ये फंक्शंस क्या हैं, ये कमीशन क्या काम करती है, तो सबसे पहली बात एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करती है। एयर क्वालिटी के को मेंटेन करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं उसको कोऑर्डिनेट करती है। साथ ही साथ में प्लान भी करती है और एग्जीक्यूट करती है उन प्लान्स को, जिससे कि एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो और एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करा जा सके NCR में। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट भी करती है बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में। अब बात करें ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की। ये क्या है भाई ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, चलो देखते हैं। तो ये जो हमारी कमीशन है जिसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जो स्टेज 1 ऑफ ग्रैप है, जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है नेशनल कैपिटल रीजन में, उसको इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, जो भी मेजर्स हैं स्टेज 1 ऑफ ग्रैप के अंडर, उसको NCR में अब इन्फोर्स करने के लिए इन्होंने ऑर्डर्स इशू करे हैं, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर हो गई है दिल्ली में। आखिर ये क्या है, तो ये एक एक्शन प्लान है जो कि एयर पोल्यूशन को एड्रेस करता है दिल्ली में। ठीक है, और इसको रिवाइज किया है रिसेंटली इसी कमीशन ने अंडर द प्रोविजंस ऑफ CAQM इन NCR एंड जॉइनिंग एरियाज एक्ट, जो अभी हमने बात की थी 2021 में ये एक्ट आया था, उसी के अंडर इसको अभी क्या किया है, रिवाइज भी किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये एक्शन प्लान क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने बात की है कि अभी जो हमारी कमीशन है उसने स्टेज 1 जो है उसके जो भी मेजर्स हैं उसको लागू करने की बात की है। तो अभी हम देखते हैं स्टेज 1 में कौन से मेजर्स हैं, इवन स्टेज 4 तक के सारे मेजर्स को देखेंगे। अभी बात करें अगर स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ जो हैं, जो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की होती हैं, वहाँ पर ऐसे प्लॉट्स जो कि 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाता है। साथ ही साथ में एयर पॉल्यूशन के होने वाले इंसिडेंट्स के लिए पब्लिक अवेयरनेस को फैलाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो अपना फर्स्ट मेजर जो आपके स्टेज 1 के मेजर्स हैं।
लेकिन अब अगर स्टेज 2 की बात करें तो जब हवा की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है तब क्या करेंगे, तब हम कहेंगे कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले जिससे कि जनरेटर्स का यूज़ ना हो। तो पावर सप्लाई को कट जो है वो नहीं होगा, पावर कट नहीं होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी जिससे कि लोग जनरेटर्स को ना चलाएं। साथ ही साथ में डीजल के जनरेटर जो हैं उनका यूज़ भी बैन हो जाता है। ठीक है, अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तब जब अगर हवा की क्वालिटी जो है वो सीवियर हो जाती है तब यहाँ पर क्या होता है कि जो ईंटों के भट्टे होते हैं ना, ब्रिक किल्न्स, ठीक है, उनको बंद करवा दिया जाता है। हॉट मिक्स प्लांट्स को भी बंद करवा दिया जाता है। स्टेज 4 की बात करें कि सीवियर प्लस, भाई सीवियर से भी ज़्यादा हो चुका है, तब क्या हुआ, 4 व्हीलर डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो नहीं चलेंगे रोडों पर, उनको बैन कर दिया जाएगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एनसीआर में हैं जो कि इस कमीशन के अप्रूव्ड फ्यूल का यूज़ नहीं कर रही हैं तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज WHO's एयर क्वालिटी डेटाबेस। क्या है और क्यों न्यूज़ में है, चलो देखते हैं। पहले देखते हैं भाई न्यूज़ में क्यों आ गया। तो न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि जो एयर क्वालिटी डेटाबेस है इसको WHO ने अपडेट किया है 2022 में। अच्छा जी, अब 2022 में क्या अपडेट किया है ये भी देख लो। इन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो ऐसी हवा को ब्रीथ कर रही है जो कि WHO के एयर क्वालिटी को लिमिट से बाहर है। मतलब क्या, कि जितनी भी दुनिया में लोग रह रहे हैं 99% लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी हवा में सांसें ले रहे हैं जो कि इतनी पॉल्यूटेड है कि WHO की एयर क्वालिटी की लिमिट को भी क्रॉस कर चुकी है। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये क्या करेगा, इसलिए ये पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मेज़र किस तरीके से हम जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसको हम मेज़र करेंगे। ठीक है, इसको मेज़र करेंगे, इसके जो पार्टिकुलेट मैटर है, ओजोन है, इन सबको कैसे मेज़र किया जाएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सबसे पहली बात कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेनली हम कैसे उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करेंगे, इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम निकाला है, इसको इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है। ठीक है, इसमें क्या है, पर्टिकुलेट मैटर जो है उसको भी मेज़र करने की बात की गई है। PM10 PM2.5 को मेज़र किया जाएगा। आखिर ये क्या गाइडलाइंस हैं WHO की, इनको भी हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लेवल्स को रिकमेंड किया है और टारगेट्स दिए हैं कि कॉमन एयर जो पोल्यूटेंट्स जैसे कि PM है, अपना PM कौन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, फिर है ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो चारों हैं इनके लिए टारगेट्स दिए गए हैं और उनके लिए लेवल्स दिया गया है कि कितना लेवल तक ये हो सकता है। इससे ज़्यादा क्रॉस करेगा तो हम बोल देंगे कि जो एयर है वो पॉल्यूटेड है। पहली बार 1987 में रिलीज हुआ था। ग्लोबल वर्जन की अगर हम बात करें तो 2021 में रिलीज हुआ। नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क इन इंडिया, ये क्या है, तो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क इन इंडिया जो है, फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है जो कि हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को, जो सरकार, म्यूनिसपैलिटी, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, ऐसे लोग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन के इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, ये किसने डेवलप किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु ने ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की सपोर्ट के साथ में इसको डेवलप किया है। ये क्या करेगा, ऑल इंक्लूसिव गाइड प्रोवाइड करेगा कि एयर क्वालिटी के डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को पढ़ सकते हैं और किस तरीके से हम इसके सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए ये क्या करेगा, गाइड करेगा हमको। ठीक है, 5 मॉड्यूल्स इसमें हैं कि एमिशन इन्वेंट्री, एयर शेड, मिटिगेशन, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तो ये 5 मॉड्यूल्स में ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है भारत स्टेज 6 नॉर्म। ठीक है, भारत की 6 स्टेज के नॉर्म्स की बात की गई है। अभी क्या है कि एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो भारत स्टेज 3 पेट्रोल व्हीकल्स या फिर और जो भारत स्टेज 5 डीजल व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली NCR में बैन कर दिया गया है। ठीक है, ओके, भारत स्टेज नॉर्म्स जो हैं ये क्या हैं, ये रेगुलेट करते हैं कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स जो है आपके जो इंजन है
मोटर व्हीकल के इंजन से एयर पॉल्यूटेंट्स जो निकलता है उसको रेगुलेट करने की बात की जाती है। ये बेस्ड है यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स पर। पहली बार ये 2000 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसको भारत स्टेज 1 नॉर्म्स कहा गया था। अभी जो 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6 नॉर्म्स जो हैं वो मैंडेटरी हो गए हैं। ठीक है, भारत स्टेज 6 कंप्लाइंस क्या है कि अगर पेट्रोल व्हीकल है तो चाहिए कि 25% क्लीनर होने चाहिए, जिससे कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड उसको रिड्यूस किया जाएगा और ये 25% इसको क्लीन किया जाएगा। डीजल की बात करें तो 3 पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने की बात की गई है, जिसको हाइड्रोकार्बन, PM10 और आपका जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने की बात इसमें की गई है। और इसको कौन देखता है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको रेगुलेट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ट्रैम स्टेज 4th एमिशन नॉर्म्स क्या है, तो सेंटर ने अभी बताया ही नहीं है कि ये जो ट्रैम स्टेज 4th एमिशन नॉर्म्स हैं ये फार्म इक्विपमेंट के लिए कब से लगेंगे। ठीक है, ये क्या है, तो ये एप्लीकेबल है ट्रैक्टर्स के लिए जिसमें इंजन 50 हॉर्स पावर से बड़ा होगा, वहाँ के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर उससे कम है तो इसको ट्रैम 3rd ए नॉर्म्स गवर्न करते हैं। अगर 50 हॉर्स पावर से कम का इंजन है ट्रैक्टर में तो ट्रैम 3rd ए नॉर्म इसको गवर्न करेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो ट्रैम स्टेज 4th एमिशन नॉर्म्स उसको गवर्न करेंगे। अभी अगर हम बात करें तो ट्रैम 3rd ए एमिशन नॉर्म्स ही एप्लीकेबल हैं ट्रैक्टर्स के लिए, चाहे कितने भी हॉर्स पावर की इंजन क्यों ना हो। लेकिन अभी बात चल रही है कि 4th स्टेज भी लगाई। फिर है पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफैक्शन, ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है, जिससे कि 1 टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कि पैडी स्ट्रॉ का बेस्ड पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफैक्शन प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाए। ये पैलेटाइजेशन क्या होता है, तो इसमें श्रेड किया जाता है, सुखाया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और पैलेट को बनाया जाता है। टॉरिफैक्शन की बात करें तो थर्मली हम डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक बायोमास को। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, तो टॉरिफैक्शन रिएक्टर प्रेजेंट होता है टॉरिफैक्शन में, पैलेटाइजेशन में नहीं होता। पैडी स्ट्रॉ का यूज़ अगर हम करते हैं पैलेट्स या फिर टॉरिफाइड्स में तो इसको हम मिक्स कर सकते हैं कोल के साथ में, जिससे कि कोल को बचाया जाएगा और इसका भी यूज़ साथ में हो जाएगा, कार्बन एमिशन भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें ग्रीन क्रैकर्स की, तो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं 30% लेस एयर पोल्यूशन करते हैं अगर हम ट्रेडिशनल क्रैकर्स से कंपेयर करें तो। इसका बेनिफिट है कि ये एमिशन को रिड्यूस करता है, ये डस्ट को एब्जॉर्ब करता है और हजार्डस एलिमेंट्स जैसे कि बेरियम नाइट्रेट जैसे हजार्डस एलिमेंट्स को भी ये कंटेन नहीं करता। इसको कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो ओनली वो मैन्युफैक्चरर्स जिनको लाइसेंस दिया है CSIR ने, वही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सर्टिफाई कौन करता है, तो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में के अंडर काम करती है, तो वो इसको सर्टिफाई कर सकती है कि कौन से क्रैकर्स हैं वो ग्रीन हैं और कौन से नहीं। ग्रीन क्रैकर्स की भी अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज हैं इसकी, श्वास, स्टार, सफल। श्वास क्या है, सेफ वाटर रिलीजर। स्टार क्या है, सेफ थर्माइट क्रैकर। सफल क्या है, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर ब्रीथ लाइफ कैंपेन। ब्रीथ लाइफ कैंपेन क्या है, ये एक ग्लोबल कैंपेन है, 2016 में लॉन्च हुई है। ये सिटीज़ और इंडिविजुअल्स को मोबिलाइज कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन जो है उसको सेफ लेवल्स पर 2030 तक लेकर आए जाए, उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसको कौन लीड कर रहा है, तो WHO, UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन, ये तीनों लोग मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बहुत सारे मेंबर सिटीज़ हैं इंडिया के भी जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून एक्सेट्रा। स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं कि सिटीज़ को कनेक्ट किया जाए कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें, मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ किया जाएगा, सॉल्यूशंस बढ़ाए जाएंगे और जो इंडिविजुअल है उसको एम्पावर किया जाएगा कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें एयर पोल्यूशन को कम करने। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। एयर पोल्यूशन, हवा शुद्ध करनी है, हवा में क्या पोल्यूशन है, उसको कैसे कम करना है, कौन कौन सी बॉडीज हैं, एवरीथिंग हमने कवर की है। अब देखेंगे वाटर पोल्यूशन, पानी भी तो अपना खराब हो रहा है, उसको देखते हैं। पहला टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। यूनाइटेड नेशन की एक वाटर समिट हुई है ग्राउंड वाटर पर 2022 में। न्यूज़ में क्यों है भाई, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो समिट हुई है यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ग्राउंड वाटर पर, ये 2022 में
पेरिस में कंक्लूड हुई है। ठीक है, समिट के बारे में बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया है यूएन वाटर, यूनेस्को और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर, इन तीनों ने मिलकर ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया है। एम क्या है कि ग्राउंड वाटर पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पर हमें ग्राउंड वाटर को थोड़ी अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये क्या करेगा, ये मार्क करेगा कंप्लीशन ऑफ, क्या कंप्लीशन, किसकी कंप्लीशन की बात की जा रही है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल कैंपेन जो है यूएन वाटर ने 2022 में ये कैंपेन चलाई थी और ये कंप्लीट हो गई है, इसको ये मार्क करेगा। ठीक है, यूजेस ऑफ यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। अब देखो क्या कहा गया है, जो यूएन वाटर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है इसको हम वेस्टलाइन की तरीके से यूज़ करेंगे और जो SDG 6 है इसका यूज़ किया जाएगा जिससे कि हम बता सकें कि कौन कौन से एक्शंस आपको लेने हैं जिससे कि पानी का सस्टेनेबल यूज़ हो और जो पानी है उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे। 2020 में 5 पिलर्स जो हैं SDG 6 के अंडर वो रिलीज़ किए गए थे, जिसको जो कौन कौन से पिलर्स हैं तो डेटा इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इनोवेशन, फाइनेंस एंड गवर्नेंस, ये जो 5 पिलर हैं ये SDG 6 के अंडर रिलीज़ किए गए थे। ग्राउंड वाटर क्या है, तो ये भी अब भाई इतनी बड़ी समिट हो गई लेकिन हमें यही ना पता हो कि भाई ग्राउंड वाटर क्या है, तो ये दिक्कत की बात है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले देख लो कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, वैसे तो पता ही है लेकिन देख लो। ग्राउंड वाटर क्या है, वो पानी जो कि आपका रॉक्स और सॉइल में स्टोर है। ठीक है, 99% जो लिक्विड फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर में ही मिलती है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूएन वाटर क्या है, यूएन वाटर एक यूएन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है जो कि जितना भी आपका फ्रेश वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसको ये देखता है। IGREC क्या है, तो ये एक यूनेस्को का ही सेंटर है जो कि वर्क करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है नीदरलैंड्स। ठीक है, अब इसकी अगर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इसी का ही एक प्रोडक्ट है। अब हमें 3 टर्म्स को ध्यान में रखना है, पहला है ओवर एक्सप्लॉइटेड, सेकेंड वन इज क्रिटिकल एंड द लास्ट वन इज सेफ। तो पहले देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब क्या है कि हम इतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जितना वो एनुअली रिप्लेनिश भी नहीं हो पा रहा है, एनुअली जितना ग्राउंड वाटर बन नहीं रहा है, जितना वहाँ पहुँच नहीं रहा है उससे ज़्यादा निकाल ले रहे हैं अगर, तो हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया है। क्रिटिकल की बात करें कि अभी जितना भी अवेलेबल है पानी, ग्राउंड वाटर जितना अवेलेबल है उसका 90 to 100% हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो वो क्रिटिकल है। ठीक है, और सेफ क्या है कि जितना भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल है उसका अगर हम 70% एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उससे कम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या है, सेफ है। फिर है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 रिपोर्ट। ठीक है, तो डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट जो है रिसोर्स असेसमेंट 2022 रिपोर्ट ये आई है। न्यूज़ में क्यों है भाई, तो इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की है, तो रिलीज़ की है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये पीरियोडिकल इंटरवल्स जो है वो कैरी आउट करती है, किसके साथ में मिलकर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट्स एंड यूटीज़ के साथ में मिलकर ये पीरियोडिकल इंटरवल्स पर ये क्या करती है, जो भी आपका जो रिपोर्ट है ये आती है। ठीक है, असेसमेंट करती है। ये हाईलाइट्स क्या हैं, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 1/4 जितना भी पानी निकाला जाता है ग्राउंड से उसमें सबसे ज़्यादा यूज़र इंडिया ही है। इंडिया वर्ल्ड का 1/4 पानी ग्राउंड वाटर निकालता है, इसीलिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो बड़ा है। रेनफॉल क्योंकि 61% इसमें कंट्रीब्यूट करती है और जो भी रिचार्ज है वो बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, 87% इरिगेशन के लिए जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ, तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है। ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, कहाँ पर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा नागर हवेली और दमन दीव में। ठीक है, कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो 60% ग्राउंड वाटर यूनिट्स सेफ हैं और
अभी जो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स हैं वो भी कम हुई हैं, तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। 14% असेसमेंट यूनिट्स अभी ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, 4% जो है वो क्रिटिकल। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर कन्वेंशन। वाटर कन्वेंशन क्यों न्यूज़ में है देखते हैं। तो 2022 जो है, उस 2022 में क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की वाटर कन्वेंशन है, इसको 30 साल हो गए हैं, तो इसकी 30th एनिवर्सरी मनाई गई। आखिर क्या है ये वाटर कन्वेंशन। वाटर कन्वेंशन का अगर हम पूरा नाम देखना चाहें तो वाटर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992। इतना लंबा सा इसका नाम है। अच्छा जी, तो ये क्या है, इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है, मतलब कि दुनिया भर की कई सारी सरकार यहाँ पर आकर बातचीत करती हैं। इसको अडॉप्ट किया गया है हेलसिंकी में 1992 में, ठीक है, और इस फोर्स में आया है 1996 में। अब आपको बताना ये है कि ये जो प्लेस है हेलसिंकी, इसके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए। इनिशियली नेगोशिएट किया गया था इसको एक रीजनल इंस्ट्रूमेंट के लिए, लेकिन अब ये ग्लोबली हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जितने भी यूएन के मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज हैं उसका सस्टेनेबल यूज़ हो। जो पार्टीज़ रिक्वायर्ड पार्टीज़ हैं उनको ट्रांस बाउंड्री वाटर्स का रीजनेबल और इक्विटेबल वे में यूज़ करना है और उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है। पार्टीज जो कि सेम ट्रांस बाउंड्री वाटर को बॉर्डर कर रही हैं उनको कोऑपरेट करना है स्पेसिफिक एग्रीमेंट में आकर, और ज्वाइंट बॉडीज बनानी है जिससे कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और आराम से पानी का सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो सके, ठीक है। एक पावरफुल टूल है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो SDG 6 जो अपना है उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो आखिर ये जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ये क्या है, क्योंकि ये पूरी वाटर कन्वेंशन उसकी ही है, तो ये बॉडी क्या है इसको जानते हैं। पहली बात तो याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 1947 जब हम आज़ाद हुए उसी साल में ये सेट की गई थी, ये इस्टेब्लिश की गई थी। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इसको सेट किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि पूरे यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए। 56 मेंबर्स हैं इसके, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया में, लेकिन जितने भी इंटरेस्टेड यूएन मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके जो ये यूनाइटेड नेशन की जो 5 रीजनल कमीशंस हैं उसमें से एक ये भी है। 5 रीजनल कमीशंस में एक तो ये हो गई, 4 कौन सी हैं, तो इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। तो ये जो हैं ये आपकी यूनाइटेड नेशन की रीजनल कमीशन थी। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो वर्ल्ड वाटर फोरम क्या है, 2022 की ही बात है। वाटर कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया था पहली बार जो ट्रांसबाउंड्री पवेलियन की तरीके से 9th वर्ल्ड वाटर फोरम में, जो कि डकार सेनेगल में है। अब आपको बताना है कि सेनेगल कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन सी कंट्री में है, ठीक है। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवेंट जो है वाटर का वो हुआ है ऑर्गेनाइज, हर 3 साल में ये ऑर्गेनाइज होता है 1997 से। पार्टनरशिप करता है इसके साथ में जो भी इसका होस्ट कंट्री होता है वो, ठीक है। एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंटरनेशनल वाटर कम्युनिटी और की डिसीजन मेकर्स कोलैब करते हैं और वाटर चैलेंजेस जो है, ग्लोबल वाटर चैलेंजेस, उसको टैकल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। क्यों न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक बुक जो है वो जिसका टाइटल है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, इसको बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, UNU, इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल फ्लक्सेस एंड ऑफ रिसोर्सेज, एंड जो आपका यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सारे जगह के जो लोग हैं, वहाँ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये जो बुक है इसको कंपाइल किया है जिसका टाइटल है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। अब जो
नॉन कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में जो एक पूरी बुक बन गई है, तो जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या। तो कॉमनली इसमें ऐसे पानी आते हैं जो कि इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि सलाइन वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, एग्रीकल्चरल ड्रेनेज हो गया, ठीक है, या फिर जो वेस्ट वाटर है, जो चाहे वो ट्रीटेड हो या अनट्रीटेड हो, वो सारे ही वेस्ट वाटर इसके अंडर इंक्लूड होते हैं। ओके, अगर ऐसा पानी है जिसको हमें यूज़ करना है, तो हमें चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा अच्छे से। ये जो बुक है इसने आइडेंटिफाई किया है 6 ब्रॉड कैटेगरीज को, जो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज हैं, इसकी 6 कैटेगरीज को इस बुक में आइडेंटिफाई किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखते हैं। सबसे पहला है कि जो एयर और ग्राउंड से जो पानी आ रहा है उसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं? क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, रेन इन्हांसमेंट कर सकते हैं, फॉग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी है फॉग हार्वेस्टिंग या फिर माइक्रो कैचमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें लो कॉस्ट और लो इम्पैक्ट मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। थर्ड कैटेगरी इज डिसैलिनाइजेशन, जिसमें सॉल्ट्स और मिनरल्स को वेस्ट वाटर से रिमूव किया जाएगा और फ्रेश वाटर को ऑब्टेन किया जाएगा। फोर्थ कैटेगरी इज टैपिंग फ्रेश एंड ब्रैकिश ग्राउंड वाटर ऑफशोर एंड ऑनशोर, ठीक है। फिर है रीयूजिंग यूज वाटर, जो भी पानी यूज़ हो चुका है उसको हम रीयूज़ करेंगे। वाटर जो है उसको हम फिजिकली मूव कर देंगे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर वाटर स्कार्स है। उसके बाद में माइक्रो स्केल कैप्चर करेंगे रेन वाटर का, वरना वो इवेपोरेट हो जाए। अब एक नया टर्म है ग्रे वाटर। भाई ग्रे वाटर कैसा होता है? क्या उसका कलर ग्रे होता है? चलो देखते हैं आखिर ये क्या है। तो 100% सेचुरेशन ग्रे वाटर मैनेजमेंट का हो चुका है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ग्रे वाटर है क्या? तो ग्रे वाटर का कलर ग्रे नहीं होता है। ग्रे वाटर वो पानी है जो कि हम जब भी नहाते हैं या फिर शावर लेते हैं, हाथ धुलते हैं, वॉशिंग मशीन से निकलने वाला पानी जो है, डिश वॉशर है वहाँ से निकलने वाला पानी, या फिर किचन के सिंक से निकलने वाला पानी, मतलब जो हाउस होल्ड से निकल रहा है पानी, वो हमारा ग्रे वाटर होता है। उसका कलर ग्रे नहीं है, बट उसको एक टर्म हमने दे रखी है कि ग्रे वाटर। याद हमें ये रखना है कि जो टॉयलेट है या फिर जो आपका सीवेज है वहाँ का पानी ये इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो जो आपका कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, या फिर बर्तन धुल रहे हो, किचन में अगर आप कोई पानी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सब्जी धुल रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम नहा रहे हैं, तो ये जो पानी होता है ना उसको हम कहते हैं ग्रे वाटर। अब ये जो ग्रे वाटर को रिसाइकिल अगर हम करते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहली बात, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होता है और जो फ्रेश वाटर की डिमांड है वो भी कम हो जाती है। साथ ही साथ में एक रिलायबल वाटर रिसोर्स बन सकता है, जैसे कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो रिलायबल नहीं है, क्योंकि पता नहीं बारिश हुई या नहीं हुई। बारिश जब होगी तभी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं ग्रे वाटर का यूज़। ये फर्टिलाइजर सोर्स अच्छा है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट इसमें ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो आपके डिटर्जेंट्स है उसका ज़्यादा यूज़ हो। अब फोर्थ अपना जो टॉपिक है दैट इज हैवी मेटल कंटेमिनेशन। जो हैवी मेटल है उसका कंटेमिनेशन हो रहा है, देखते हैं आखिर न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि जो 75 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, 75% रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उन्होंने बताया है कि हैवी मेटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। क्यों? और देखते हैं न्यूज़। तो 1/4 ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशन जो है, जो 117 रिवर के आसपास लगी हुई हैं, वहाँ पर हाई लेवल ऑफ 2 और मोर टॉक्सिक मेटल्स जो हैं वो मिले हैं। मतलब क्या? आप सुनो, देखो 117 रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास, और उसको मॉनिटर करने के लिए स्टेशन भी बनी हुई हैं। रेलवे स्टेशन नहीं है ये रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। तो इनमें से 1/4 मॉनिटरिंग स्टेशंस ने क्या बोला कि हाई लेवल ऑफ 1 और मोर टॉक्सिक मेटल्स हमें मिले हैं इस रिवर में, ठीक है। 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको काफ़ी खतरा है। वो कौन सी हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख।
ठीक है। अब आखिर ये हैवी मेटल कंटेमिनेशन मिल रहा है, इतना खतरा हो रहा है, जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हमने बना रखी हैं वो बता रही हैं कि इतना इतना हमको हैवी मेटल कंटेमिनेशन मिल रहा है, तो बहुत हैवी मेटल हुए जा रहा है। आखिर ये हैवी मेटल क्या है ना, इसको भी जान लेते हैं। कहीं ये वो वाला मेटल तो नहीं है जो उठाने में बहुत हैवी, हमसे उठ नहीं रहा है, क्या वो मेटल है ये? चलो देखते ही हैं आखिर ये कौन सा हैवी मेटल है, कितना हैवी मेटल है ये, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये नेचुरली अकरिंग मेटल्स होते हैं, हाई एटॉमिक वेट होता है और डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी से 5 गुना ज़्यादा इनकी डेंसिटी होती है, जैसे कि लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम एंड कॉपर। तो मतलब क्या है कि इनका एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, डेंसिटी भी वाटर से 5 गुना ज़्यादा होती है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम एंड कॉपर इसके एग्जाम्पल हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर चलो भैया अगर हैवी मेटल मिल भी रहा है, ठीक है, पानी में, तो इसमें बुराई क्या है? अगर मान लो पानी में आयरन मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है, हमें इतनी टेंशन क्यों है? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जो फिजिकल, मस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव प्रोसेसेस है ना, वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती। हम फिजिकली हमारे प्रोग्रेस नहीं होगी, मस्कुलर प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, न्यूरोलॉजिकल भी हम कम प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, और अल्जाइमर जैसी डिजीजेस हो सकती हैं अगर ये रहा तो। हैवी मेटल्स अगर मतलब पानी में मिले तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अल्जाइमर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी प्रोग्रेस भी कम होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट को क्या होगा कि ये बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, उसको अफेक्ट करता है और वो जल्दी से फिर डिग्रेड नहीं होते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, फोटोसिंथेसिस को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, 2021 की बात करें तो आईआईटी मैंडी जो है उसने फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर बनाया है, जिससे कि ये जो हैवी मेटल्स हैं इसको वाटर सैंपल से जो है अलग करा गया। अब दूसरे वाटर कंटामिनेंट्स कौन कौन से हैं और इनका क्या ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, चलो देखें। सबसे पहला है आर्सेनिक। आर्सेनिक से क्या हो जाता है, ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है, पेनफुल और डिसफिगरिंग स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, मेलानोसिस हो सकता है, कैराटोसिस हो सकता है, हाइपर कैराटोसिस हो सकता है, लीवर और किडनी की भी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट और लंग डिजीजेस भी हो सकती हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर भी आर्सेनिक से हो सकते हैं। फ्लोराइड की बात करें तो स्केलेटन फ्लोराइसिस हो सकता है, डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। मैंगनीज की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो आपका उसको ये इम्पैक्ट करता है। अगर यूरेनियम पानी में मिल जाए तो ये जो है किडनी को डैमेज कर सकता है, बोन कैंसर भी हो सकता है। नाइट्रेट्स का तो बहुत ही फेमस है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम ग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं, और इससे कोलोरेक्टल कैंसर की भी जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इन कंटामिनेंट से होती। उसके बाद में लेड पॉइजनिंग, ये क्या है? तो एक रिपोर्ट आई है कि जो लेड पॉइजनिंग के बारे में रिपोर्ट जो है इसको प्रिपेयर किया है नीति आयोग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। इन्होंने क्या बताया कि इंडिया में वर्ल्ड के हाईएस्ट हेल्थ इकोनॉमिक बर्डन है क्योंकि लेड पॉइजनिंग हो जाती है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमें ब्लड में लेड मिली है। ठीक है, सोर्सेज क्या है, लेड कहाँ से आ जाती है भाई? इन लोगों के, जैसे बिहार है, यूपी है, एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोगों के खून में लेड ज़्यादा मिली है। ठीक है, तो आखिर कहाँ से आ गई? वो लोग क्या लेड खाते हैं? चलो देखते हैं। तो नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में ये मिलता है, माइनिंग, स्मेल्टिंग या फिर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके वेस्ट में ये जो है लेड मिलता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कॉस्मेटिक हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वहाँ पर भी ये मिल जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो हैं, बैटरीज हैं, वहाँ पर भी ये मिलता है। इवन जो आपके पॉटरीज होती हैं जैसे यूटेंशियल हैं, ग्लेज्ड सिरेमिक हैं, वहाँ पर भी लेड पॉइजनिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पर भी लेड मिलता है। अब अगर लेड पॉइजनिंग हो रही है तो इसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर स्मॉल एक्सपोजर होता है तो हेडेक, नोजिया, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस, स्टमक एक हो सकता है। प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है बच्चों का, और उनका जो बर्थ वेट है वो भी कम हो सकता है। ठीक है, अब इससे बॉडी जो है उसमें अनीमिया भी हो सकता है और ब्रेन का डेवलपमेंट भी जो है अफेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज PER एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस।
क्यों न्यूज़ में है ये, चलो देखते हैं। तो नई रिसर्च हुई है जिसने बताया कि जो रेन वाटर है दुनिया भर में, उसमें ये जो है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस मिलने लगे हैं। क्या है ये? तो ये केमिकल्स हैं जो कि पार्शली या फिर कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। ठीक है, इसमें होती हैं बहुत सारी, या तो पार्शियल या फिर कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन्स। ठीक है, इनको हम फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट में डिग्रेड होते ही नहीं है इजिली। अब ये जो है ये पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड और पर फ्लोरो ऑक्टोनिक एसिड की तरीके से ही होते हैं। जैसे हमारी स्टॉकहोम कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में, ठीक है, तो उसके अंडर जो हमारे ये PFOS और PFOA रजिस्टर्ड है, लिस्टेड हैं, वैसे ही ये होते हैं जिनका यूज़ रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, और ये काफ़ी टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अब कंसर्न्स क्या है, अगर ये मान लो है भी, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि चलो रेन में ये कंटामिनेटेड है रेन इससे, और रेन में ये मिल रहे हैं, तो हमें क्या टेंशन हो रही है भाई, क्यों इसकी कंसर्न है? तो सबसे पहली बात कि जो लोगों के खून में मिल रहा है और एनिमल्स के खून में भी ये मिल रहा है, ज़्यादा एक्सपोजर इसका हो जाता है तो इससे फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बच्चों का, बॉडी के हार्मोन्स भी गड़बड़ हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, लीवर खराब हो सकता है, किडनी और जो टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम्स इससे हो रही हैं, ये इसको हम कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल रहता है और डिस्ट्रॉय करना और भी मुश्किल है। इसीलिए हम बहुत टेंशन में है कि भाई ये क्यों मिल रहा है रेन में, है ना? टेंशन की बात है ही, देखो कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें अभी देखने को मिली हैं। अच्छा, तो जब इतनी टेंशन है तो हमने क्या कोई कभी मेजर नहीं लिए? भाई मेजर लिए हैं, क्या क्या मेजर लिए हैं? हमने कहा कि इसका सेफ डिस्पोजल किया जाए। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन टैंक्स से फिल्टर करके या फिर इंसिनरेशन से इसको सेफली डिस्पोज हम कर दें। ठीक है, इसको फेज आउट करें हम, और इसको दूसरे अल्टरनेटिव्स के साथ में हम इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, नॉन स्टिक पैन्स या फिर जो किचन यूटेंसिल्स हैं जिसमें ये मिल रहा है, ये जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, उसको हम अवॉइड करें। कॉमन यूजेस कहाँ कहाँ है इसका? तो सबसे पहली बात, नॉन स्टिक जो आप बर्तन यूज़ करते हैं उसमें ये मिलता है, फायर फाइटिंग जो फोम है उसमें भी मिलता है, या फिर जो वाटर या फिर ऑयल प्रूफ जो कपड़े पहने जाते हैं जैसे रेन कोट, उसमें भी ये मिलता है, स्टेन रेजिस्टेंट जो आपकी कारपेट वगैरह होती हैं वहाँ पर भी ये मिलता है, बायोसाइड से या फिर हाउस होल्ड एजेंट्स जैसे कि हम जो कपड़े उपड़े धुलने के लिए क्लीनिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी ये मिलता है, फूड पैकिंग में भी इसका यूज़ हो। उसके बाद में देखें कि और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि अभी न्यूज़ में है। तो पहला है नॉनेल फिनॉल। ठीक है, अब ये क्या है? तो एक स्टडी रिवील हुई थी जिसने बताया कि हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल जो NP है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिल रहा है इंडिया के। नॉनेल फिनॉल की बात करें तो कॉमनली यूज़ होता है नॉनेल फिनॉल एथोक्सीलेट्स को प्रोड्यूस करने में, ये सर्फ की तरीके से यूज़ होता है, और जो डिटर्जेंट है और जो बैटिंग एजेंट्स है इसमें ये यूज़ होता है। अगर ये हमें हम पर इसका क्या असर होता है? तो ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, स्किन आई इरिटेशन हो सकता है। यूनेप ने इसको एक ग्लोबल कंसर्न की तरीके से डेजिग्नेट कर दिया है। कोई भी स्टैंडर्ड अभी भी इसके लिए नहीं बनाया गया है इंडिया में। नेक्स्ट इज एंडोसल्फान। तो ये क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है केरला को कि 5 लाख का कंपेंसेशन दिया जाए हर एक विक्टिम को जो कि इस पेस्टिसाइड से जो है अफेक्ट हुआ है। ये एक ऑर्गेनो क्लोरीन बायोसाइड है जो कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में कॉटन, कैश्यू फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको पर ये स्प्रे किया जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, कंप्लीट बैन दिसंबर 2020 से ये इस पर लगा है। ठीक है, किस किस पर लग चुका है? एलाक्लोर, डिक्लोवोस, ट्राइक्लोरफॉन, फोस्फेमिडन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, ट्राइजोफोस। ठीक है, इन पर भी ये लगा हुआ है बैन। नेक्स्ट इज क्लोरपाइरिफोस, फाइप्रोनिल, एट्राजाइन, पैराक्वेट। ये क्या है भाई? देखते हैं, बड़े खतरनाक से इसके नाम हैं। चलो, तो एक रिपोर्ट आई है पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क, एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है,
उसने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें इसने क्या बोला कि क्लोरपाइरीफोस, फाइब्रोनिल, एट्राजाइन और पैराक्वेट जो है वो एक्सेस में है बहुत सारे स्टेट्स में। ठीक है, जितना भी आपकी जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन कमिटी ने रिकमेंड किया है उससे ज़्यादा ये मिल रहे हैं कुछ स्टेट्स में। अभी क्लोरपाइरीफोस क्या है, ये फोलियाज और सॉइल बॉर्न इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। फाइप्रोनिल क्या है, ये एंड्स, बीटल्स, कॉकरोचेस, फ्लीस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। एट्राजाइन की बात करें तो सिलेक्टिवली कंट्रोल करती है एनुअल ग्रासेस को और ब्रॉड लीव्ड वीड्स को। ठीक है, पैराक्वेट एक हर्बिसाइड है जो कि वीड और ग्रास कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में बात करें माइक्रोप्लास्टिक की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने कहा है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है कावेरी रिवर में मिल रही हैं और इससे फिशेस को हार्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वाटर बॉडीज से सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था, जो कि वाटर, इसमें बताया गया कि वाटर स्पीड जो है वो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक जो कि 5 mm से भी कम है, इसमें माइक्रोफाइबर्स आ सकते हैं, फ्रेगमेंट्स, पैलेट्स, फ्लेक्स, शीट्स और फोम्स आ सकते हैं वाटर बॉडी में। ये एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, रन ऑफ या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर से एंटर कर जाते हैं। जो स्टडी की गई है उसमें बताया गया है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोप्लास्टिक्स और टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं उसका, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हुए बताया गया कि माइक्रोप्लास्टिक और टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं इसमें साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप है जो कि फिशेस को बीमार कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। अब इसमें बात की गई है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या है, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक है जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है केमिकल स्ट्रक्चर का, उसके फेस का और मॉलिक्यूल इंट्रैक्शंस का। उसके बाद में बात करें नैनो प्लास्टिक्स की, तो रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक नया मेटालिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड, जिससे कि हम डिटेक्ट और मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना नैनो प्लास्टिक है। ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक्सपोज किया लेटुस प्लांट को नैनो प्लास्टिक से, जो कि कॉमनली प्लास्टिक वेस्ट में मिलता है, जैसे कि पॉलीस्ट्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नैनो प्लास्टिक्स। ठीक है, नैनो प्लास्टिक जो है 1000 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इससे सेल डैमेज हो सकता है और ह्यूमंस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ग्रोथ इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, लार्वा जो है वो भी डिफॉर्म हो सकता है, बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स। फिर है अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अर्थ गंगा। न्यूज़ में क्यों है भाई, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स अर्थ गंगा के अंडर लॉन्च किए गए हैं। ये कौन सा इवेंट चल रहा था, तो यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था। मौका देखकर एक बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स अर्थ गंगा के अंडर हमने लॉन्च कर दिए। ठीक है, और ये जो यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज किसने किया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अर्थ गंगा क्या है इसके बारे में और जानते हैं, तो ये कंसेप्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है, इसको सबके सबके सामने शेयर किया है। कब, जब नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग कानपुर में हो रही थी 2019 में। फोकस करता है कि इकोनॉमिक लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएं, जिससे कि जो लोग नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर एक्टिविटीज़ है उसको सस्टेन किया जाए। और फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये नमामि गंगे प्रोग्राम गवर्नमेंट का, जिससे कि गंगा को क्लीन किया जाए। इसका एम है कि कम से कम जीडीपी में 3% जो है गंगा बेसिन से आए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो कम से कम 1000 करोड़ का अगले 5 सालों में। वर्टिकल्स क्या है अर्थ गंगा के, तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनाने की बात है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, मोनेटाइजेशन किया जाएगा, सिलज वेस्ट वाटर का रीयूज़ किया जाएगा, लाइवलीहुड बना करा जाएगा, लाइवलीहुड को जनरेट किया जाएगा जो लोग यहाँ इसके आसपास रहते हैं गंगा के। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन किया जाएगा और टूरिज्म यहाँ पर जाएगा। नए इनिशिएटिव जो अभी मौका देखकर लॉन्च किए गए हैं, पहला है जलज। जलज में क्या है, 26 लोकेशंस पर ये लॉन्च किया गया है गंगा बेसिन के आसपास। ठीक है, इसमें क्या है, छोटी छोटी शॉप्स जो हैं या फिर फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स खोले जाएंगे। एम क्या है कि जो लोग गंगा बेसिन के पास में रह रहे हैं उनका लाइवलीहुड प्रमोट हो। उसके बाद में सेकंड इनिशिएटिव है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती के साथ में, जिसमें 75 विलेजेस को 5 स्टेट्स में आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिनको हम सहकार गंगा ग्राम कहेंगे। एम है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, उनकी मार्केटिंग होगी, ब्रांड रहेगा गंगा। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल
IEM अवतार, ठीक है। इसमें टूरिज्म को फैसिलिटेट किया जाएगा, लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाएगी और जो गंगा घाट्स हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ क्या हैं, तो ये जो है गंगा रिवर की डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं, गंगा रिवर की डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं जिससे कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें इसके मैनेजमेंट में और पॉल्यूशन को कम किया जाए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ जो हैं इनको मैंडेट किया गया है कि वो इंश्योर करें कि जो असेट्स हैं नमामि गंगे के अंडर क्रिएट करे गए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ड्रेन्स और सीवेज जो कि गंगा में फॉल कर रही हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया जाएगा गंगा और लोगों के बीच में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 को मनाया गया। वर्ल्ड वाटर वीक जो है एक एनुअल इवेंट है जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि जो ग्लोबल वाटर इश्यूज हैं, रिलेटेड कंसर्न्स हैं, उसको ध्यान में रखा जाए जब इंटरनेशनल डेवलपमेंट किया जाए। ये क्या है, तो एक जो आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्टीज़ बैठते हैं वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो, वाटर डिप्लोमेसी हो, हर मुद्दे पर बात की जाती है यहाँ। नेक्स्ट इज जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, अब हम उसको देखते हैं। पहला है भारत टैप। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं इन्होंने भारत टैप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसमें क्या है कि जो ये कंडक्ट किया जाएगा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 एंड भारत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर। इनका एम है कि लो फ्लो सैनिटरी वेयर दिया जाए, ठीक है। वाटर कंजम्पशन जो सोर्स पर है उसको कम किया जाए, 40% वाटर को कम किया जाएगा। फिर निर्मल जल प्रयास, ये जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। इनिशिएटिव है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल माही का। इनका एम है कि ग्राउंड वाटर को मैप किया जाएगा और 500 करोड़ लीटर जो पानी है हर साल उसको बचाया जाएगा। इस इनिशिएटिव से एडवोकेसी, अवेयरनेस और एम्प्लीफिकेशन बढ़ाया जाएगा पानी को बचाने के लिए। अब ये जो नरेडको है ये क्या है, ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, 1998 में इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री के अंडर, महुआ के अंडर, ठीक है। अब क्या है, ये कलेक्टिव फोर्स इन्फ्लुएंसिंग की पर विश्वास रखती है, ठीक है, और शेप करती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। इसने इस्टेब्लिश किया है माही नैरेट को वीमेंस विंग जिससे कि वीमन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जाएगा और उनका पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाएगा रियल एस्टेट सेक्टर में। नेशनल वाटर अवार्ड्स क्या हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो एग्जाम्पलरी वर्क और एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज और एनकरेज किया जाए जो भी स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट या इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि जल समृद्ध भारत का जो विजन है हमारा सरकार का वो पूरा हो सके। एम क्या है कि सेंसिटाइज करेंगे पब्लिक को कि पानी कितना ज़रूरी है और उसको हमें बचाना चाहिए। इसमें एक सिटेशन, ट्रॉफी और कैश प्राइज दिया जाता है। जल दूत ऐप की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डेवलप किया है। ये आइडेंटिफाई करता है ग्राउंड वाटर लेवल को सिलेक्टेड विलेजेस में। ग्राम रोजगार सहायक जो हैं वो मेजर करेंगे वाटर लेवल कुछ सिलेक्टेड वेल्स में हर साल 2 बार, ठीक है। डाटा जो कलेक्ट होगा उसको हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वच्छ सुजल प्रदेश। ये क्या है, तो अंडमान एंड निकोबार जो है वो जो हमारी इंडिया है उसका पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। इसको सर्टिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देते हैं। 3 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि सेफ और सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा हो और ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस हो और क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन जैसे कन्वर्जन या फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्शन प्लानिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। अब है पेयजल सर्वेक्षण। ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको कंडक्ट किया है। ये है पेयजल सर्वेक्षण, ठीक है, किसके मिशन अमृत 2.0 के अंडर किया गया है। ये एक मॉनिटरिंग टूल है और एक्सेलरेटर है अमृत मिशन के लिए। एम है इसका कि हेल्दी कंपटीशन रहे सिटीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में। इसका की फोकस एरिया है कि वाटर यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वाटर यूटिलिटी सर्विसेज का यूज़ कैसे हो रहा है, वाटर बॉडीज़ कैसे हो रही हैं, ये सब इनको देखना है। सेल्फ असेसमेंट पर बेस्ड है, थर्ड पार्टीज़ की रहती है IP SOS।
फिर अपना थर्ड जो पार्ट है दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। इसके अंडर बात करें तो COP15 जो है वो हुई है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन की, UNCCD की COP15 हुई है। न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो 15 सेशन है, जो COP15 है UNCCD की, वो अभी अबिदजान में हुई है। ठीक है, अभी हम इसकी बात करें अगर, तो ये बाइनियली मिलती है, ठीक है, 2001 से। COP15 की थीम की बात करें तो थीम है लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पैरिटी। ठीक है, COP15 जो है बहुत सारे लीडर्स जो गवर्नमेंट्स के, प्राइवेट सेक्टर के, सिविल सोसाइटी के या अदर की होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आएंगे जिससे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके लैंड का। इंडिया ने COP15 को जो है 2019 में होस्ट किया था और कमिट किया था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको 2030 तक रीस्टोर कर लेंगे। COP14 जो इंडिया में हुआ था उसकी थीम थी रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। अब जो COP15 हुई है इसके क्या की आउटकम्स हैं उसको भी देखते हैं। नए कमिटमेंट्स किए गए हैं कि हम 1 बिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को 2030 तक रीस्टोर कर लेंगे। एक इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, किस पर? जो ड्रॉट होता है उस पर बनाया जाएगा। एड्रेस किया जाएगा सैंड और डस्ट स्टॉर्म को। ठीक है, और सिनर्जी बैठाई जाएगी जो 3 रियो कन्वेंशंस हैं उनकी, जैसे UNCCD और CBD और UNFCCC के बीच में। ठीक है, नई डेक्लेरेशन भी की गई है जिसको हम आबिदजान कॉल कह रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है। आबिदजान डिक्लेरेशन किया गया है जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए लैंड रिस्टोरेशन के एरिया में। ठीक है, COP15 लैंड लाइव लीगेसी डिक्लेरेशन भी हुआ है, वो अभी हमने देखा ही था। दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें तो ड्रॉट इन नंबर्स 2022 की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2.3 बिलियन पीपल जो हैं उन्होंने वाटर स्ट्रेस जो है वो फेस किया है। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुआ है जिसमें पार्टिसिपेट करेंगी कंट्रीज और वो कमिटमेंट करेंगी कि वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगी। साहेल सोर्सिंग चैलेंज भी है जिसमें ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है। ये क्या है, एक अफ्रीकन लेड मूवमेंट है। 8000 किलोमीटर की बेल्ट बनाई जाएगी पूरी अफ्रीका की विड्थ पर। ठीक है, ड्रॉटलैंड एक UNCCD का पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। अब जो यूएनसीसीडी हम करे जा रहे हैं आखिर है क्या, इसको भी देख लो। तो UNCCD जो है 1994 में बना है, पहली और अकेली ऐसी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ में जोड़ती है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड को इस तरीके से इस पाथ पर लेकर आए जिससे कि वो लैंड डिग्रेडेशन और कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सके। मेंबरशिप की बात करें तो 197 पार्टीज़ हैं, इंडिया भी इसकी पार्टी है। इसमें 196 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बॉन जर्मनी में है। और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 3 रियो कन्वेंशंस हुई थी जो अगर हमने अपनी जो भी स्टैटिक बुक है इन्वायरमेंट की उसमें पढ़ा ही होगा। अगर शंकर IAS पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर कवर है। ठीक है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को इंडिया में देखती है। मेजर इनिशिएटिव की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड और लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी इसने लॉन्च किए हैं। अब है हमारा लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन क्यों न्यूज़ में है? तो लाइट पोल्यूशन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2022 इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक को अभी कंडक्ट किया गया है। अब ये इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक क्या है इसको जानते हैं। तो ये एक एनुअल इवेंट है जो कि इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन होस्ट करता है। ठीक है, एम है कि अवेयरनेस को फैलाया जाए कि जो लाइट पोल्यूशन इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है और सेलिब्रेट किया जाए नाइट स्काई को। ठीक है, अब लाइट पोल्यूशन क्या है जिसको हम फोटो पोल्यूशन भी बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड एंड ऑब्स्ट्रूसिव आर्टिफिशियल लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट जो एक्सेसिव जिसकी ज़रूरत नहीं है उतनी आर्टिफिशियल लाइट अगर प्रेजेंट है तो हम उसको लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? तो है पहला है ग्लेयर। ग्लेयर में क्या होता है कि एक्सेसिव चमक होती है जिसकी वजह से हमें दिखाई देना कम पड़ जाता है। जैसे कि एकदम से आपके सामने कोई व्हीकल आ जाए, जैसे बाइक भी आ जाए ना, तो आपको सामने दिखेगा ही नहीं बाइक आ रही है, एकदम से उसकी इतनी चमक पड़ती है आंखों पे कि दिखता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं ग्लेयर।
स्काई ग्लो क्या है कि नाइट स्काई जो है वो इतनी ज़्यादा चमकदार हो गई है, कहाँ पर, जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे घरों के बाहर बहुत सारी लाइट जल रही होती हैं, गली में लाइट जल रही होती है, रोड पर लाइट जल रही होती है, स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, तो इसकी वजह से जहाँ पर भी लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर ऊपर जाकर हम स्काई की बात करें तो वो ज़्यादा ही ब्राइट होती है, उसको हम स्काई ग्लो बोलते हैं। लाइट ट्रेस पास की बात करें तो लाइट ऐसी जगह पर पड़ रही है जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, तब भी वहाँ पर लाइट जा रही है, तो उसको बोलते हैं लाइट ट्रेस पास। क्लटर की बात करें तो बहुत सारी लाइट सोर्सेज का ग्रुपिंग हो जाए, उसको हम क्लटर बोलते हैं। ठीक है, अब इस लाइट पोल्यूशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो एलईडी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, ग्रीन एनर्जी का यूज़ किया जाए इल्यूमिनेशन के लिए। जो आपके जो ऐसे एड्स होते हैं ना जहाँ पर लाइट जल रही होती है, ठीक है, वो देखे नहीं, रोड्स पर लाइट जल रही होती है और वहाँ पर आपके एडवर्टीजमेंट हो रहे होते हैं, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। और ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, अगर ऐसे आपके एड्स होंगे ना तो वो इतने चमकदार होंगे कि ट्रैफिक लाइट्स नहीं दिखेंगी, इसलिए उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब कैसे ये जो है अफेक्ट करता है वर्ड्स और पीपल को, तो लाइट इंड्यूस कोलिजन हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से लाइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो है उन्हें दिखाई नहीं देता और वो बिल्डिंग से टकरा जाती हैं। फिर है आपका बायोलॉजिकल रिदम, आपको रात में नींद नहीं आती, दिन में नींद आती है, तो ऐसा जो बायोलॉजिकल साइकिल है ना वो बिगड़ जाती है। फिर डिसोरिएंटेशन हो जाता है, फ्लाइट के दौरान वो जाना उन्हें कहीं और होता है लेकिन लाइट को फॉलो करते हुए वो कहीं और ही पहुंच जाती हैं। फिर जो इकोसिस्टम है वो भी डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ह्यूमन है उनके तो सर्केडियन रिदम जो है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन, वो ही इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनको स्लीप डिसऑर्डर, डायबिटीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। भाई वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करेंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ है, चलो देखते हैं। सबसे पहला है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग गया है, हर किसी को पता है, चलो पढ़ते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जो थे जिनको आइडेंटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने, उन्होंने कहा कि अब ये 1 जुलाई 2022 से बैन है। क्यों लगा बैन, क्या है बैन, चलो देखते हैं। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जिनकी यूटिलिटी तो कम है लेकिन लिटरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब जिनका यूज़ तो कम हो रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला देती हैं, तो ऐसे जो प्लास्टिक है उसको अब आइडेंटिफाई किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के अंडर, ठीक है। अब ये इनको कहा गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। इनका मैन्युफैक्चर, इनकी इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज सब कुछ बंद कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड है। और जो है, लेकिन हमें याद रखना है कि जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं उन पर ये बैन नहीं लगा है, ओके। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी, ये जो बैन लगा है उसके बाद में भी ये जो प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका यूज़ किया, इसको स्टोर किया या फिर इसको मैन्युफैक्चर किया, इसको बेचा, तो क्या होगा, अगर हमने वायलेशन किया है तो हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और हो सकता है 1 लाख रुपए तक का पेनाल्टी पड़ जाए या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनको बैन किया गया है, तो प्लास्टिक स्टिक्स, पैकेजिंग रैपिंग फिल्म्स, कटलरी आइटम्स या फिर दूसरे आइटम्स जो हैं वो बैन किए गए। अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं जो भी रूल्स आए हैं, इसका एम है कि जो पोल्यूशन जो हो रहा है, ये कूड़ा कचरा फैला रहता है प्लास्टिक का, उसको ख़त्म करना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है। फिर थिकनेस क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 75 माइक्रोन्स तक की थिकनेस होनी चाहिए जो भी आपकी कैरी बैग्स हैं उसकी, ठीक है। कंप्लीट बैन है जो शैशे यूज़ होते हैं, जैसे स्टोर, पैकेज, सेलिंग, गुटखा, टोबैको, पान मसाला के लिए जो शैशे यूज़ होते हैं उन पर कंप्लीट बैन लग गया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस जो है उसको लीगल फोर्स दिया गया है। इन्होंने कहा प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो है, जो कि अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स में आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसको कलेक्ट और मैनेज करा जाएगा इन्वायरमेंटली और सस्टेनेबल वे में ईपीआर के जरिए। अब कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि ये जो बैन है इसको फोर्स में लाया जाए, तो ई गवर्नेंस पोर्टल्स और एप्स बनाए गए हैं, जैसे कि नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया है। और जो सीपीसीपी ने लॉन्च किया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल, मोबाइल ऐप बनाई गई है इसके ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, और एक
मॉनिटरिंग मॉड्यूल भी बनाया गया है। मैस्कट की बात करें तो प्रकृति मैस्कट बनाया गया है जिससे कि बिहेवियरल चेंज लाया जाए लोगों के बीच में। डायरेक्शंस को इशू किया गया है नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल पर। जितने भी लीडिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सप्लाई ही नहीं करेंगे। एसपीसीबी और पीसीसी है वो मॉडिफाई करेंगे और रिवोक करेंगे कंसेंट, जिससे कि जो आपके एयर वाटर एक्ट के अंडर इंडस्ट्रीज़ है उसके इशू उसको उसके ऑपरेशन में, जिससे कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो बैन हो सके। कस्टम्स अथॉरिटी जो है वो इम्पोर्ट या फिर जो भी ये जो आइटम्स बैन हुए हैं इसके इम्पोर्ट को स्टॉप करेंगे। लोकल अथॉरिटी जो है फ्रेश कॉमर्शियल लाइसेंसेस देंगी जिसमें जो एसयूपी आइटम्स हैं वो सोल्ड करना अलाउ नहीं हो। रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ये फाइंडिंग्स है सीपीसीबी के डेटा के बेसिस पर। इंडिया की बात करें तो दुनिया भर में जितनी भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसमें 5th नंबर पर हम आते हैं। ठीक है, 83% जो प्लास्टिक है वो केवल 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से ही आ जाती है एज अ वेस्ट। इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है वो अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज से तो अभी भी हम कम ही हैं। पुनीत सागर अभियान की अगर हम बात करें तो यूनेप ने एमओयू साइन किया है एनसीसी के साथ में, जिससे कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जाए। ठीक है, एम है कि अवेयरनेस फैलानी है लोकल पॉपुलेशन के बीच में, प्लास्टिक का यूज़ ना करें इसके लिए। ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक पॉलिसी सिनारियो टू 2060 जो है ये रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ने रिलीज़ की है। इसमें जो है 2060 तक की प्रोजेक्शंस जो हैं वो दिखाए गए हैं कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ग्लोबली ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, और लार्जेस्ट इंक्रीज जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में होगा और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ओजोन फॉर्मेशन, एसिडिफिकेशन, ह्यूमन टॉक्सिसिटी डबल हो जाएगी। उसके बाद में है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा न्यूज़ में क्यों है देखते हैं भाई। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है इन्होंने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को जो है उसको नोटिफाई करा है। ठीक है, की प्रोविजंस क्या है इन रूल्स में। तो ई वेस्ट को डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि पूरी तरीके से या फिर थोड़े बहुत डिस्कार्ड हो गए हैं वेस्ट के तरीके से, अब जो है उनको ना ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ना ही ठीक किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो वेस्ट है। ठीक है, कवर क्या है तो इसमें जितने मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, रिफर्बिशर हैं, डिसमेंटलर हैं, रिसाइकलर हैं, उन सबको इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर का होना ज़रूरी है सीपीसीबी के साथ में। अब इन्होंने इसमें भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे कि रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलर्स जो हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। सीपीसीबी जो है रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जो कि मार्केट में प्लेस्ड है, जिससे कि वो देखें हैजार्डस सब्सटेंस प्रोविजंस का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। इम्पोजिशन ऑन कलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो है प्रोड्यूसर पे लगाया जाएगा अगर वो सीपीसीबी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। अब कौन कौन सी एंटिटीज़ है जो कि इस रूल्स के अंडर जो है कवर नहीं है, तो वेस्ट बैटरीज जो है वो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंडर कवर होंगे। पैकेजिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंडर कवर होंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंडर कवर होंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर कवर होंगे। ठीक है, रेगुलेशंस क्या हैं ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, तो ये है 1989 से पहले की बात करें कोई भी रूल नहीं था। 1989 से 2003 की बात करें तो ई वेस्ट जो है वो हजार्डस वेस्ट के अंडर आया। फिर 2008 की बात करें तो सीपीसीबी ने गाइडलाइंस इशू करे जितने भी एसपीसीबीज के थे कि ई वेस्ट को अब इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में मैनेज किया जाए। 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स को लाया गया था और जो कंसेप्ट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। 2016 की बात करें तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बाय बैक डिपॉजिट रिफंड एक्सचेंज स्कीम को भी ईपीआर के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। 2018 में जो ये रूल्स हैं इसको अमेंड भी किया गया।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंड प्रोडक्ट को रिसाइक्लेबल बनाए, जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल बनाए। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट को अचीव करे और अवेयरनेस को फैलाए। रिसाइकलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसाइकलिंग प्रोसेसेस और फैसिलिटीज़ को इस तरीके से बनाए कि वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो और एक रिकॉर्ड जो है ई वेस्ट कलेक्ट जितना भी हुआ है उसका बनाए। ठीक है, फिर है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पेस जो है ई वेस्ट में डिसमेंटलिंग रिसाइकलिंग का ईयर मार्क कर दे कि यहाँ पर रिसाइकलिंग होगी और इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट को भी अंडरटेक। स्टेटस क्या है ई वेस्ट जनरेशन का हमारी इंडिया में? तो थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर जो हैं हम, चाइना यूएस के बाद में हमारा ही नंबर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर में। ठीक है, फिर प्रोड्यूस करते हैं 4 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्ट को। ठीक है, और 40 गुना ये बढ़ जाएगा 2050 तक। कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं 70% एनुअल ई वेस्ट प्रोडक्शन करती हैं। उसके बाद में टेलीकॉम का आई नंबर आता है, फिर मेडिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो ई वेस्ट से होता है वो कंप्यूटर करते हैं। ओनली 1.5% जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो रिसाइकल हो पाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा जो है ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कैपेसिटी है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। न्यूज़ में क्यों है भाई? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो 18th मीटिंग हुई है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रिव्यू कमेटी की, इस कन्वेंशन के अंडर वो अभी हेल्ड की गई है। अच्छा जी, आउटकम क्या निकल कर आया है? तो कमिटी ने अपनी रिव्यू जो है जो 5 केमिकल्स कंसिडरेशन में थे उसमें से 4 केमिकल्स का रिव्यू किया है। ठीक है, 5 केमिकल्स कौन कौन से हैं? डिक्लोरेन प्लस फ्लेम रिटार्डेंट, UV328 स्टेबलाइजर, मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स फ्लेम रिटार्डेंट, लॉन्ग चेन परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड पायरीफोस पेस्टिसाइड। ठीक है, इनमें से 4 का रिव्यू इन्होंने किया। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है ये भी जान लो। तो ये ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसमें कोई भी साइन कर सकता है। 2001 में ये साइन करने के लिए ओपन हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में, 2004 में फोर्स में आई है। ये ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को POP से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। 186 इसकी पार्टीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन, और 185 स्टेट्स हैं। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2006 में। ठीक है, और हम भी इसकी पार्टी हैं यानी कि। ठीक है, की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये POP रूल्स जो हैं उसके रेगुलेशन जो हमारी आई है वो इसी के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, और इसमें एनेक्सेस क्या है? तो ये कैटेगराइजेशन ऑफ केमिकल्स को कैटेगराइज करती हैं। एनेक्स A में क्या है? एलिमिनेट करेंगे, B में रिस्ट्रिक्ट करेंगे और C में अनइंटेंशनल यूज़ ना करेंगे। ठीक, उसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट है वो है रॉटरडम कन्वेंशन। न्यूज़ में क्यों है भाई? तो न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है 2010 पेस्टिसाइड्स का, उसके लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब है रिकमेंडेशंस जो दी गई थी वो केमिकल रिव्यू कमेटी ने दी थी 2010 पेस्टिसाइड्स के लिए। 2010 पेस्टिसाइड्स कौन सा है? तो पहला है आइप्रोडियोन। ठीक है, इप्रोडियोन ये फंजिसाइड है जो कि वाइन्स, फ्रूट्स, ट्रीज, वेजिटेबल्स पर यूज होती है और ये कार्सिनोजेनिक इसको क्लासिफाई किया है और ये रिप्रोडक्शन के लिए टॉक्सिक है। नेक्स्ट वन इज टर्ब्यूफोस। टर्ब्यूफोस जो है सॉइल इंसेक्टिसाइड है जो सॉर्गम, मेज, वीट, पोटैटोज के लिए यूज़ होती है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, इंडिया में जो इन केमिकल्स का यूज़ परमिट किया गया है 2015 में, अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट ने परमिट किया है। इंडिया इन जो टर्ब्यूफोस है इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रॉटरडम कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ लेनीपोटेंटियारिस इन रॉटरडम इन 1998 में हुई थी। भैया इतना कठिन सा नाम है। और ये जो फोर्स में आई है 2004 में, इन्फॉर्म करती है डिसीजन मेकिंग बाय कंट्रीज़ कि भैया ट्रेड कैसे होगा हजार्डस केमिकल्स का। 72 सिग्नेटरीज हैं, 165 पार्टीज़ हैं, इंडिया भी पार्टी है।
ये पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स को कवर करती है, ठीक है। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस देती है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करती है। एक सब्सिडारी बॉडी केमिकल रिव्यू कमिटी भी इसने बनाई है। उसके बाद में अपना देखते हैं कि रिपोर्ट्स और इंडाइसेस कौन कौन सी आई हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड। पहला है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है। ये रिपोर्ट असेस करती है क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल और सोसाइटल चेंज कितना हुआ है, चेंज का इफेक्ट क्या हो रहा है इसने ऑब्जर्व किया है कि जो एनुअल ग्लेशियर रन ऑफ है वो बढ़ गया है और टर्निंग पॉइंट है पीक वाटर, ठीक है। अब हमें कुछ टर्म्स जो है वो देखने चाहिए, जैसे कि स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो क्या है कि कितना पानी जो है एक चैनल में किसी भी गिवन टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है पानी का। फिर टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज एक सम है, कॉन्टिनेंटल वाटर कितना स्टोर हुआ है आपका कैनोपी में, स्नो में, आइस रिवर, लेक, हर जगह कितना पानी स्टोर्ड है, वो होता है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज। क्रायोस्फीयर की बात करें तो ये फ्रोजन पार्ट है, वाटर पार्ट है अर्थ सरफेस का, अर्थ सिस्टम का, जैसे सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो रहा है, स्नो है, सी आइस है, आइस वर्ग, जितना भी जमा हुआ पानी होता है वो उसको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद में है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इसको रिलीज यूनेस्को ने किया है, ठीक है, सेनेगल में किया है। ये क्या कर रहा है, ग्लोबल कंसर्न दिखा रहा है कि फ्रेश वाटर जो है विथड्रॉ हो रहा है स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा जल्दी, इससे वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है। उसके बाद में है ग्लोबल लैंड आउटलुक 2, लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस, इसको रिलीज़ किया है UNCCD ने, जिसके बारे में डिटेल में हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ह्यूमन, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमंस जो हैं उन्होंने 70% अर्थ का लैंड एरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है, जो आजकल चल रहा है। 40% प्लानट के जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है, जो डायरेक्टली हमारी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बोला है इन्होंने। फाइनली हमने जो पोल्यूशन वाला टॉपिक था उसको भी कवर कर लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमें धीरे धीरे हम पूरी अपनी जो PT 365 है उसको कवर करेंगे। हाँ, बस आपको दिक्कत ये हो सकती है कि जो रिपोर्ट्स हैं किसने कौन सी रिलीज़ की है ये आपको याद ना रहे, इसके लिए ज़रूरी है बार बार आप इसको रिवाइज करें। भाई और कोई चारा है नहीं, राइट। अगर आपके पास कोई और टेक्निक हो तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फाइनली अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया, भाई थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, समझ में आया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तुरंत कल ही आएगी, राइट। तो हर दिन अभी आती ही रहेगी, तो आपको सर्च ना करना पड़े, तुरंत जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी जल्दी पढ़ के PT 365 को पढ़ लें और अपनी तैयारी को और सॉलिड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।